तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की काउंटिंग चल रही है। 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। इसी बीच बलरामपुर से एक तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। काउंटिंग ड्यूटी में लगे 8 कर्मचारी यहां पर पॉजिटिव पाए गए। 8 कर्मचारियों को ड्यूटी से अलग कर दिया गया है। काउंटिंग से पहले कोविड जांच में यह खुलासा हुआ। सभी 8 कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। पचपेड़वा काउंटिंग सेंटर पर ये सभी तैनात थे, लेकिन ठीक काउंटिंग से पहले जिस कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इनकी जब कोरोना टेस्ट की गई तो उसमें ये पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए और आज काउंटिंग हो रही है। 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। और इस वक्त जो काउंटिंग चल रही है, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का दावा किया गया है, लेकिन कई जगहों पर हमने तस्वीरें देखी और अब बलरामपुर से जो खबर आ रही है कि यहां पर 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से, आलोक अवस्थी बीजेपी से, सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस से। उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, एक बार फिर से सीएम योगी ने सभी सीएमओ और डीएम को निर्देश दिया है। डीएम सीएमओ जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहे, यह कहा गया है। जनप्रतिनिधियों का अनुभव उपयोगी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी हैं जनप्रतिनिधियों के निर्देश, तो उनके भी संपर्क में रहे अधिकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जनप्रतिनिधियों का अनुभव उपयोगी हो सकता है, मौजूदा वक्त में व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित हो सकता है। सीएम योगी ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वो जनप्रतिनिधियों के भी संपर्क में रहें। सीएम योगी ने सभी डीएम और सीएमओ को जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहने को कहा है और कहा है कि जनप्रतिनिधियों का जो अनुभव है उसका इस्तेमाल कर व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो बड़ी बात, जो तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में व्यवस्था को बेहतर बनाने में जनप्रतिनिधियों के अनुभव का भी इस्तेमाल कीजिए, ये सीएम ने दिया निर्देश। इधर कानपुर से बड़ी खबर, चौबेपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। मतगणना के वक्त यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। चौबेपुर से भी वही तस्वीर, कोविड नियमों का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा चौबेपुर में। ये देखिए भीड़, किस तरीके से लोग कतार में खड़े हैं। हालांकि यहां पर मास्क जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। जो दूरी होनी चाहिए 2 लोगों के बीच, 2 गज की दूरी, वो नहीं है यहां पर। और ये हालात न बने, यही बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन जो इंतजाम किए गए हैं, उस इंतजाम में प्रशासन के सुझावों को भी लोग मान नहीं रहे हैं और मुश्किल हो रहा है लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने में। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, हम देख पा रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, इसके अलावा जो प्रत्याशियों की जो एजेंट है उनकी रिपोर्ट निगेटिव होगी, उसको देखने के बाद ही अंदर उनको एंट्री मिल पाएगी। लेकिन सुबह से ही जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी, जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी, वो नाकाफी साबित होने लगी। श्याम, ये अंदाजा तो था ना, श्याम ये अंदाजा तो था ना कि पंचायत चुनाव में काउंटिंग के दौरान इस तरीके से प्रत्याशी और के समर्थक आते ही आते हैं, फिर इंतजाम नाकाफी। बिल्कुल, जिस तरीके से पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद अब जब मतगणना हो रही है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस बात का अंदाजा जरूर था कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं मतगणना में हुई वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करा पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ संख्या कम होती है तो प्रशासन को ऐसा लगा कि जो पुलिस बल तैनात किया गया है, जो अधिकारियों की तैनाती की गई है, वो भीड़ को मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन तो अधिकारियों और कर्मचारियों जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनका तो कोरोना टेस्ट हो रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो लोग समर्थक पहुंच रहे हैं, पोलिंग एजेंट पहुंच रहे हैं, उन्हें रोक पाना, कंट्रोल कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव, पंचायत चुनाव आप लोग भी चाहते थे पंचायत चुनाव हो, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, चुनाव नहीं हो रहे थे। तो अब जब अदालत के आदेश पर जब चुनाव हुए हैं, काउंटिंग हो रही है, आपको कितनी उम्मीद, समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है? मैडम, पहले तो ये बता दें कि जो हम लोगों का स्टैंड था कि चुनाव हो,
उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क है। सबके तो लिए परिस्थितियां सबके लिए वही फर्क, जो फर्क आपके सामने है वही फर्क सबके सामने था। जी, तो आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आज की परिस्थिति में चुनाव कतई होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपको दो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को कोट करना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो ये है कि पंचायत चुनाव को ना टालने का फैसला और दूसरा काउंटिंग को ना टालने का फैसला। मैडम, मैंने बचपन से जितना कोर्ट के बारे में जाना था, जितना मेरा अनुभव था, वो आमतौर पे लोग इस तरह से कहते थे जैसे जब कोई बहुत ज्यादा अन्याय सहता था या पीड़ित होता था तो उसके मुंह से एक आवाज निकलती थी कि चलो हम आपको न्यायालय में देख लेंगे। ये लाइन है छोटी, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी एक आस्था थी। उसे ऐसा लगता था कि आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब है ना? आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उमेश का रुख कर लेते हैं, आपके पास लौटूंगी। जमीन पर क्या हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। उमेश हमारे साथ मौजूद है मेरठ से। बताइए मेरठ का क्या हाल है उमेश? जी हाँ, देखिए मेनका जी, पंचायत चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मेरठ में 12 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतगणना शुरू हो गई है। मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पुलिसकर्मी फेस शील्ड लगाए हुए नजर आ रहे हैं। फेस शील्ड लगा करके वो ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। और मतगणना स्थल की भी तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, कि किस तरह से यहाँ पर मतपत्रों को गिना जा रहा है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मतगणना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और सारे कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए हैं और अलग अलग रंग के मतपत्रों को गिना जा रहा है। गिनती शुरू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर बाद परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके ठीक सामने की तस्वीरें भी देखिए जहां पर एजेंट्स खड़े हुए हैं। इनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। फिर भी उमेश, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कई दूसरी जगहों से ये तस्वीर बेहतर साबित दिख रही है, बेहतर दिख रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड सल्ट विधानसभा उपचुनाव, इस पर भी निगाह हमारी बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त, यहां पर खबर आ रही है कि रुझान में बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना 600 वोटों से आगे हैं। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 600 वोटों से आगे, कांग्रेस पीछे चल रही है इस वक्त। तो पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना 600 वोटों से आगे हैं। सुरेंद्र जीना दिवंगत बीजेपी नेता जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और फिर बाई इलेक्शन, उनके भाई है महेश जीना जो कि 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। पलड़ा भी इनका ही भारी दिख रहा था। लगातार जो बातें सामने आ रही थी न्यूज़ 18 के सर्वे में कि महेश जीना के समर्थन में ज्यादातर लोग, एक तरफ तो बीजेपी वाला सपोर्ट और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी सीधी टक्कर यहां पर। किशन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सल्ट से जुड़े हैं। किशन जोशी, पहले राउंड में बीजेपी आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पहले राउंड में 600 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये तय हो गया है कि जो सिंपैथी वोट थी वो भाजपा को ही मिली है। उनके भाई के निधन का जो लोगों में वो था कि इतने लंबे समय तक काम कर रहे थे, लोगों की सेवा की, वो वोट इनको पड़ा है, इससे साफ हो गया है जी इनका। जी धन्यवाद किशन। तो पहले चरण में बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना आगे चल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त पीछे हैं। तो ये सल्ट विधानसभा उपचुनाव की मौजूदा इस वक्त की तस्वीर है। और चलिए अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। पूरे देश में कोरोना का क्या हाल है ये भी आपको बता देते हैं। पंचायत चुनाव पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी, लेकिन पूरे देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,92,488 केस सामने आए हैं। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 3,92,488 नए केस सामने आए और 3,689 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में 3,07,865 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 2,15,542 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। हर रोज कोरोना के जो ये आंकड़े हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है, बीते दिन के आंकड़े से कहीं ज्यादा। संक्रमितों की बात करें, नए संक्रमितों की, या फिर कोरोना से होने वाली मौत की बात करें, हर रोज इस संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कोरोना और अभी भी जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि 15 मई तक पीक आएगा और उसके बाद ही स्थिति पर थोड़ी जो कह सकते हैं स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र जी, जो आंकड़े आ रहे हैं हर रोज आंकड़े में इजाफा ही है,
और इससे यही लग रहा है कि जो कदम अब तक उठाए गए हैं वो नाकाफी हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि हालांकि कल आंकड़े जो है वो 4 लाख के पार गए थे, लेकिन आज आंकड़े कुछ कम है 24 घंटों में 3,92,000। हालांकि ये बहुत कम नहीं है और लगातार जो मामले हैं पिछले कई दिनों से वो करीब करीब 3.5 लाख के पार जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार सरकार की कोशिश है कि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए और कदम उठाए जाए। उसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी की भी बैठक होने वाली है, हालांकि तो शुरू भी होगी जिसमें देश में ऑक्सीजन और मेडिसिन की के साथ साथ जो बाकी जरूरतें हैं उसको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। ऑक्सीजन की कमी पर भी चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली में भी लॉकडाउन जो है उसको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। जो कल सुबह खत्म होने वाला था उसको 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कदम तमाम उठाए जा रहे हैं, विदेशों से भी सप्लाईज लगातार मदद हो रही है। टीकाकरण की भी शुरुआत कल से हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो सर्ज है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है, शैलेंद्र, आपने टीकाकरण का जिक्र किया तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि बहुत सी जगहों पर रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन लोगों का नंबर नहीं आया। देखिए, इसके कारण यही है कि अभी तक बहुत से राज्यों का यह कहना है कि उनके पास डायरेक्टली जो वो खरीदना चाहते थे वैक्सीन, वो उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। और वैक्सीन ना होने के चलते बहुत से राज्यों ने अब तक टीकाकरण शुरू नहीं किया है। हालांकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कुछ एक हॉस्पिटल्स ने टीकाकरण कल शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ बड़े हॉस्पिटल शामिल हैं, लेकिन आम जन तक अभी टीकाकरण नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल, लेकिन जरूरत है कि टीकाकरण की रफ्तार तेज हो अगर हमें कोरोना पर जल्द से जल्द लगाम लगाना है, कंट्रोल करना है। धन्यवाद शैलेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बात पंचायत चुनाव की कर लेते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से। अमित का रुख सीधे कर लेंगे। अमित नोएडा से हमारे साथ मौजूद है। अमित, नोएडा का हाल दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, वहां पर किस तरह से काउंटिंग चल रही है? देखिए, मैं इनका बता दूं कि जो पंचायत चुनाव है उनकी जो काउंटिंग है गौतम बुद्ध नगर में शुरू हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 3 विकास खंड हैं, बिसरक है, दादरी है और जेवर। तीनों विकास खंडों पे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में कुल मिला के 88 गाँव आते हैं जो जिला पंचायत के अधीन आते हैं। चूँकि गौतम बुद्ध नगर में 3 बड़ी विकास प्राधिकरण है, जिसके चलते गाँव का अधिग्रहण कर लिया गया और जो गाँव है उनका विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है। तो कुल मिला के 88 गाँव हैं और 526 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनका आज किस्मत का फैसला होगा। लेकिन अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही ये अधिकारियों ने बताया है कि जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सुबह जो तड़के जब काउंटिंग के लिए यहाँ पे जो प्रत्याशी के एजेंट थे वो आए थे, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा नियम उड़ता दिखाई दिया। चूँकि बहुत सारे तादाद में जो मतगणना केंद्र पे आने वाले जो मतगणना कर्मचारी थे उनको भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो लोग मतगणना केंद्र पे आएंगे नजर आ रही है, लोगों के बीच दूरी भी दिख रही है। और ऐसे में सवाल फिर ये हो जाता है कि जब मेरठ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, जब नोएडा में हो सकता है, तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो सकता? वहां पर कहां पर कमी देखने को मिल रही है? अब धर्मेंद्र यादव की बात अधूरी रह गई थी। धर्मेंद्र जी, आप कह रहे थे कि पंचायत चुनाव में कहां है समाजवादी पार्टी? मैडम, मेरी बात जो अधूरी थी वो कोर्ट की थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो चुनाव आयोग के आश्वासन पर दिया है। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया था, प्रदेश के चुनाव आयोग ने, कि हम पूर्णतया लॉकडाउन का पालन करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा पीछे जाएंगी तो जो चुनाव हुए उसमें भी चुनाव आयोग ने, चाहे आपके विधानसभा चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, सब में आश्वस्त किया गया था कि लॉकडाउन का पूर्णतया पालन किया गया और कहीं भी पालन नहीं हो पाया। जैसे आज आपने सुबह अपनी तस्वीरों में दिखाया कि अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये दरअसल व्यवहारिक रूप से इतना आसान नहीं है जितना मुंह से बोल देना है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि हमारे व्यवहारिक रूप से आसान नहीं है। धर्मेंद्र जी, ठीक है, हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझते हैं। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या आपकी पार्टी ने कहा कि कहीं भीड़ नहीं होनी चाहिए? क्या आपकी पार्टी ने अपने लोगों को, अपने प्रत्याशियों को, उनके समर्थकों को, पोलिंग एजेंट्स को समझाया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो? बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रॉपरली एक मीटिंग हुई जिसमें ट्रेनिंग दी गई है कि ट्रेनिंग में बताया गया है कि आप कोविड नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप उस मीटिंग का नतीजा क्या हुआ? से ही सख्त कार्रवाई मीटिंग्स तो सभी कर रहे हैं, यही तो बात है, मीटिंग्स तो सभी कर रहे हैं। खैर, हम इससे आगे बढ़े, मीटिंग सभी कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि व्यवहारिक नहीं होता, जो बात कही जाती है, जो निर्देश दिए जाते हैं, उसका पालन जमीन पे होता नहीं, तस्वीरें बता रही हैं। अब ये बताइए, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी कहां? अब इस सवाल पर जवाब दीजिए। अगले साल विधानसभा चुनाव में जाना है। एक अंतिम बात और बता दूं, उसके बाद मैं सवाल का जवाब दे दूंगा मैडम। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं,
इन्हें हमें बचा के रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुई है तो आप समझिए कि सिस्टम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के चुनाव की काउंटिंग में मान लीजिए हमारे 10-15 अधिकारी इसमें संक्रमित हो जाएं, तो अगर कोई एक जिलाधिकारी संक्रमित हो जाता है तो आप समझिए पूरे जिले की व्यवस्था खराब हो जाती है। तो ये अपने आप मतलब एक सोचने का समय है। धर्मेंद्र जी, सोचने का समय नहीं, करने का समय है और बेवजह सिर्फ ज्ञान देने से कहीं कुछ नहीं हो जाएगा, फैसले का वक्त है। और अब जब हो रहा है तो आगे हम बात करते हैं। आलोक अवस्थी जी, वेस्ट बंगाल से जो खबर आ रही है उससे आप कितने संतुष्ट? पंचायत चुनाव पर तो बात होती रहेगी, वेस्ट बंगाल से जो खबर आ रही है कि टक्कर दे रही है बीजेपी, हालांकि आपका नारा तो 200 पार का था, वो नहीं दिख रहा है रुझानों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 3 राज्यों में सरकार बनाई। आसाम में हम रिपीट करेंगे, पुडुचेरी में हम सरकार वापस ले रहे हैं दूसरी पार्टी से, और हम बंगाल में भी सरकार हम बनाएंगे। ये निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई टीएमसी से, देखिए बिना जनता के समर्थन से कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग कल्याणकारी नीतियां प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में करी है, उसका मुकाबले कोई नेता नहीं है। आज राहुल गांधी एक बेल के अंदर चुप करके बैठ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, चुनाव प्रचार में गए नहीं, बंगाल के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया। साफ स्थिति दिख रही है कि एक सीट खाली उनको मिल रही है वहां पे बंगाल में, जिसका प्रभाव पड़ता दिख रहा है। हम बंगाल में सत्ता छीनेंगे ममता दीदी से, और ममता दीदी को आज जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आज हमको जितने भी सीटें मिल रही हैं, हमारे पास मात्र 3 सीटें थी बंगाल के अंदर, आज हम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी को भी हमने 100 के आसपास रोक के रखा हुआ है, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही। यही बात तो कह रही हूँ कि संतुष्ट होना सिर्फ इसमें है कि टक्कर दे रहे हैं कांटे की और सेकंड नंबर पर एक बड़ा नंबर लेकर आ रहे हैं, या फिर सत्ता में आ रहे हैं। ये अब सिर्फ बातों से तो होगा नहीं, थोड़ी देर में चीजें साफ हो जाएंगी। चीजें साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझान साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, किसी भी समय पाला पलट सकता है। अगर ममता बनर्जी 8-10 सीटों पे आगे चल रही है तो उससे, और भाजपा बराबर 7 में जा रहे हैं, किसी समय भी परिणाम बदलेगा और भाजपा आगे निकल जाएगी और ममता जी को पीछे जाना पड़ेगा। तो ये तो अभी शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि हमें 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए। 2 घंटे के अंदर जो चीजें आप सहमत है? सुधांशु वाजपेयी, आप सहमत है कि जो खबरें उत्तराखंड से आ रही है, सल्ट विधानसभा चुनाव की बात, उपचुनाव की बात हो, या फिर वेस्ट बंगाल, और जो दावे कर रहे हैं कि हम 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी की ओर से? देखिए, ये दावे कुछ भी कर लें, इनके सारे दावों की हवा इस बार निकलने जा रही है। कांग्रेस पार्टी असम में भी जीतेगी, केरला में भी जीतेगी, और ये अभी प्राथमिक रुझान है। कुछ देर में स्थितियां बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। जहां तक इन्होंने राहुल गांधी पर सवाल किया था, मैं ये कहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये चुनाव पूरे देश में सरकार प्रायोजित नरसंहार साबित हो रहे हैं। उसमें राहुल गांधी ने एक आदर्श, एक मॉडल स्थापित किया कि उन्होंने रैलियां रद्द करके जनता की तरफ संवेदनशीलता, रैलियां राहुल गांधी ने भी की। सुधांशु जी, रैलियां राहुल गांधी ने भी की, प्रियंका गांधी को भी हमने देखा, चाय के बागान में पत्ते तोड़ते हुए भी देखा, महिलाओं के बीच बैठते हुए भी देखा, सबने की है रैलियां। प्रियंका जी, रद्द किसने पहले किया? अच्छा, दूसरी बात, भाजपा के सारे लोग केवल मेडिसिन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग खुद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री लोग सहायता मांगते दिख रहे हैं। ये भाजपा के विधायक मदद मांगते चीजों को स्थापित करने में लगी हुई है कि हर आदमी को जो है रिलीफ मिल जाए। आप जो है चुनावी सतही बात कर रहे हैं, अपने नेता के तरीके से, जैसे राहुल गांधी जो सतही बात करते हैं, उसी तरह उनके प्रवक्ता भी बात करते हैं। ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी निर्देश दिया है तमाम अधिकारियों को कि आप जनप्रतिनिधियों के अनुभव का इस्तेमाल कीजिए, व्यवस्था को बनाए रखने में शायद उससे मदद मिल जाएगी। लेकिन जनप्रतिनिधियों को देखो तो एक दूसरे पर, दूसरी पार्टी के लोगों पर ही हमला करते दिखते हैं। अपने जिम्मेदारी से तो सभी पल्ला झाड़ रहे होते हैं। किसान आंदोलन में कांग्रेस को अगर नहीं दिखता है कोरोना, तो इलेक्शन में बीजेपी को कोरोना नहीं दिखता है। और कौन एक दूसरे पर आरोप लगाकर क्या होगा? खैर, जो तस्वीरें हैं वो तो सामने हैं ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ।